आगे बढ़ते हैं। हो गया स्टार्ट? ठीक है, राइट है ना? ठीक है, ये दिख रहा है लाइन ऑफ डेसेंस, यहाँ से क्या होता है, एंथर फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर आगे। इसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि थीटा को सेपरेट करने वाला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है जो पूरे लेंथ में चलता है। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको जो एंथर दिखता है वो नियरली सर्कुलर दिखता है। कैसा दिखता है? सर्कुलर दिखता है आउटलाइन के अंदर। ठीक है, अरे बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। जो एंथर होता है उसमें कितनी साइडेड होती हैं? 4 साइड होती हैं। इसलिए कहते हैं क्या इसे हम, इसलिए इसे कहते हैं क्या है, हम टेट्रागोनल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? टेट्रागोनल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ, हर एक कॉर्नर पर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 4 नहीं, एक होगा। हर एक कॉर्नर पे कितने होंगे? एक होंगे। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के जब एंथर क्या होगा, डेवलप होगा। जब एंथर डेवलप होगा तो क्या बना लेगा, यही माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलिन सैक बना लेगा। क्या बना लेगा? पॉलिन सैक बना लेगा। इतना क्लियर हो गया? फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डेवलपिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी वाल होती हैं? 4। कितनी वाल हैं? 4। सबसे आउटर मोस्ट वॉल का नाम एपिडर्मिस, उससे अंदर एंडोथीलियम, उससे अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर टैपेटम। मैंने आपसे कहा था कि जो आउटर 3 लेयर होती है इनका काम क्या होता है? 2 काम होता है। पहला काम होता है प्रोटेक्शन, दूसरा काम होता है डिहेसेंस में मदद करना एंथर का। ठीक है, और टैपेटम का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन पे डेवलप होंगे उनको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? टैपेटम। और आपने ये भी कहा था, अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो जो टैपेटम की जो सेल्स है वो बाकी सेल से क्या है, अलग है। देखिए ना, तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो टैपेटम होती है ये सेल पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो स्पेशल क्या है इसके पास? ऐसा क्या स्पेशल है टैपेटम की? टैपेटम की सेल ही क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपने कहा था कि जो टैपेटम की सेल होती है उसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जो टैपेटम की सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बन गई? आपने कहा एंडोमाइटोसिस से बनी। कैसे बनी? एंडोमाइटोसिस से बनी। एंडोमाइटोसिस क्या होता है? आप कहते हैं कि अगर बार बार क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, इसे कहते क्या है हम? एंडोमाइटोसिस के नाम जानते हैं। ये हमने पढ़ लिया अभी, जस्ट मैं आपसे बोल ही रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बाई न्यूक्लियर कंडीशन, ये हो गया आपका एंडोमाइटोसिस जो मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर, हाँ यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था अगर एंथर, देखो तुरंत तो एंथर बनेगा, मैच्योर तो हो नहीं जाएगा ना, पूरी लाइफ स्पैन है। तो एंथर क्या करेगा, जब बनेगा, जब स्टार्टिंग होगी एंथर बनना तो एंथर कैसा रहेगा, मैच्योर एंथर होगा। जो मैच्योर सॉरी यंग एंथर होगा, और जो यंग एंथर होगा उस यंग एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया में बीच में, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या होती है, टिश्यू। और उस टिश्यू का नाम क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। बताइए एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में किस टाइप का टिश्यू भरा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और जो टिश्यू होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल का नाम क्या होता है, होमोजीनस सेल। देखो अभी बात ये है यहाँ पर कि अभी जो एंथर है वो क्या हो रहा है, मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है। अभी एंथर कैसा है, वो यंग है। तो जो इसके अंदर जो सेल है वो भी कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी कोई क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है कि आगे चल के ये बनाएगी, लेकिन हाँ जितनी भी सेल है एक जैसी दिख रही है, इसलिए से क्या कहा गया, होमोजीनस सेल। और सारी सेल मिलकर क्या बना रही है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले फिगर में देखेंगे तो ये आपको जो दिखाया गया है वो पूरा कंप्लीट एक एंथर का टीएस दिखाया गया। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इस पूरे कंप्लीट एंथर के अंदर यहाँ पे देखो ये यंग एंथर है। इसमें अगर आप स्पोरेंजिया गिनोगे कितना स्पोरेंजिया दिखाया गया है, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये आपका है 3 और ये 4। कितने हैं टोटल, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और 4 में से अगर मैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया को बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे देखो ये बीचों बीच में यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारी क्या होंगी, सेल्स होंगी। क्या होंगी, सेल्स। अब सेल का नाम बोलो,
होमोजीनस सेल्स, और ये सेल मिलकर कौन सा टिश्यू बनाएंगी, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगी। क्या इतना बात क्लियर है? लेकिन जैसे एंथर क्या होगा, मैचुरेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, अब ये सेल क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी, और डिफरेंशिएट करने के बाद में एक स्पेशल टाइप की सेल बनाएंगी जिसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और जब उसमें मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, और माइक्रोस्पोर जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा, और माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस का नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना क्लियर हो गया? तो इस वर्ड में ध्यान देते हैं, क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन करने जा रहे हैं आप, माइक्रोस्पोर। क्या करने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर जब बन जाएगा तो क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के लिए मेरे पास जो सेल्स होंगे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ होमोजीनस सेल्स, होमोजीनस सेल, इस होमोजीनस सेल में इसकी पोलॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा? कैसा होगा ये, डिप्लॉइड होगा ना। मैंने आपसे कहा था मियोसिस होने से पहले जितनी भी साली चल रही है डिप्लॉइड रहेगी। अब बात समझना है आपको, देखो अगर मैं इस पूरी प्रोसेस की बात करता हूं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं, आप देखें, ये मैंने बना लिया यहाँ पर, यह है माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारी क्या है, सेल्स हैं। क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल का नाम बोलिए आप। अगर ये कैसा एंथर है, यंग एंथर है तब, यंग एंथर इसका नाम क्या हो जाएगा, इस सेल का नाम हो जाएगा होमोजीनस सेल, और सारे टिश्यू को मिला करते क्या है हम इसे, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब होगा क्या कि एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा। जब एंथर मैच्योर होगा तो ये सेल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? और जब सेल डिफरेंशिएट करेंगी तो देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि होमोजीनस, सॉरी, हाँ यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल, हर एक सेल मतलब एक सेल होमोजीनस सेल, हर होमोजीनस सेल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये मियोसिस कर सकता है। क्या कर सकता है, मियोसिस कर सकता है, और मियोसिस करके ये माइक्रोस्पोर बना सकता है। लेकिन जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो उस वक्त ये जो सेल होती है इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इस पे हम कहेंगे क्या, इसे कहेंगे हम पॉलन मदर सेल। क्या कहेंगे हम, या मैं ऐसे बोल दूं, रुको अब यहाँ पे थोड़ा रुको, मैं दो स्टेज दिखा रहा हूँ। यहाँ मान लेते हैं अभी कैसा ये एंथर है, हाँ तुम नो सही बोल रहे हो एकदम, कैसा है ये, यंग एंथर है। अब इधर जो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ये इधर मैचुरेशन चलने जा रही है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, इसके अंदर ये सेल हो गए, इसका नाम क्या हो गया, होमोजीनस सेल, या पूरी टिश्यू बोलो स्पोरोजिनस टिश्यू। कम से कम 3 से 4 बार तो हो ही गया है, तो आपको याद तो हो ही गया होगा। ठीक है, अगर ये एंथर जो है यंग, ये कन्वर्ट होगा मैचुरेशन के अंदर, तो होगा क्या, ये जो होमोजिनस सेल है ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट होंगी, डिफरेंशिएट होंगी, और जब डिफरेंशिएट होंगे तो क्या बनाएंगी, स्पेशल टाइप की सेल, और उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, उस सेल को कहते क्या है हम, पॉलन मदर सेल। क्या कहते हैं उसे हम, पॉलन मदर सेल कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म इसे हम पीएमसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या एनसीईआरटी कहती है यहाँ पर, बहुत दोनों, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो होमोजीनस सेल है, इस सॉरी होमोजीनस जो टिश्यू है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है, इसकी हर एक सेल के पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये माइक्रोस्पोर बना सकती है। तो इसके बेसिस पर इस सेल का नाम एक और होता से कहते हैं क्या है हम, पोटेंशियल पॉलन। क्या कहते हैं इसे हम, पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं। सेल एक ही है, नाम क्या हो रहा है, चेंज चेंज। ठीक है, आगे इसी को कहते हैं क्या है हम, इसी सेल को हम कहते हैं क्या है हम, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, या इसी कहते हैं क्या है हम, शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं। अब बात समझो पूरी, ये मेरे पास यंग एंथर था, ये मेरे पास क्या हो रहा है, मैच्योर एंथर। जब मैचुरेशन होगा तो सेल में डिफरेंशिएशन भी तो होगा। ठीक है, जब सेल में डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएट करके कुछ नई सेल बनेगी,
अभी जो सेल थी कौन सी सेल थी यहाँ पर आपके पास, होमोजीनस सेल थी, स्पोरोजीनस टिश्यू था। जब मैच्योरेशन होगा तो यही होमोजीनस सेल्स जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, उसका नाम क्या पड़ जाएगा, पॉलन मदर सेल। ये ऐसी सेल होगी जो आगे चल के क्या बनाएगी, पॉलन ग्रेन बनाएगी। तो पॉलन ग्रेन को बनाने वाले सेल का नाम पॉलन मदर सेल, उसकी मदर हो गई। ठीक है, अगला, या मैंने कहा एक नाम और मैंने लिखा क्या, पोटेंशियल पॉलन। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, क्षमता ना। इस सेल के पास क्षमता है कि ये आगे चल के मियोसिस करेगी और मियोसिस करके क्या बना लेगी, ये पॉलन ग्रेन को बना लेगी, इसलिए इस सेल का नाम क्या हो गया, पोटेंशियल पॉलन। या मैं कहता हूं आगे चलकर जो स्पोर बनते हैं वो कौन से स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर, इसलिए माइक्रोस्पोर को बनाने वाले सेल का नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आप कोई भी नाम ले लीजिए, सारे नाम क्या हैं, सेम टू सेम, लेकिन ये तब इस्तेमाल होंगे जब कैसा हो जाएगा, जब एंथर कैसा हो जाएगा, मैच्योरेशन की तरफ। जब तक एंथर कैसा है, यंग है, तब तक आपका क्या नाम होगा सेल का, होमोजीनस सेल, और टिश्यू का नाम स्पोरोजीनस टिश्यू। क्लियर है, बोलो। चलो अब आगे पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। लेकिन कहां से फॉर्मेशन होगा, सेल तो आपको पता है ये कौन सी सेल होगी, पीएमसी या एमएमसी। पीएमसी मतलब पॉलन मदर सेल और एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो सेल होती है इसकी पोलैरिटी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, और डिप्लॉइड होगी इसमें क्या होगा, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और आपको पता है जब मियोसिस होता है तो वो दो खंड में होता है, खंड का मतलब दो पार्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट और क्या होता है, मियोसिस सेकंड। कोई मुझे बताएगा इस दोनों में से रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है, एक्चुअल सेकंड वाला। एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन फर्स्ट होता है मियोसिस या सेकंड, फर्स्ट होता है। फर्स्ट मियोसिस में ही तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। सेकंड मियोसिस इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। कुछ याद आ रहा है, अरे नहीं याद आ, थोड़ा स्लो होते हैं। ये आपके पास सेल है, ये आपकी सेल है, अभी आपकी सेल है, किसी सेल है, ये आपकी सेल है। मैंने कहा मियोसिस ये हो गया, हाँ वही तो मैंने बोला, आप शायद गलत बोल रहे थे इस समय का। ये है आपकी सेल्स, मियोसिस फर्स्ट होती है तो कितनी सेल बनती हैं, दो सेल बनती है। इसे कहते हैं क्या है, हम डायड ऑफ द सेल। कुछ याद आ, पढ़ा चुके इसलिए बता रहे हैं, क्या कितनी सेल बनी, दो सेल बनी। अब इसकी पोलैरिटी बताओ, अगर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 46 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 23, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। अगर ये 2n है तो ये कितना हो जाएगा, n। ये तो हो गया रिडक्शनल डिवीजन, ये हो गया मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें दोनों में क्या होगा, मियोसिस सेकंड, और जब इन दोनों में मियोसिस सेकंड होगा तो मियोसिस सेकंड इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस। अब क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो यहाँ पर है वही आगे रहा। कितनी सेल बन जाएंगी, कितनी बनेगी, 4 बनेगी, और क्रोमोसोम नंबर सब में 23। ये ह्यूमन का हो गया, इसका हो गया ह्यूमन का। वैसे कहीं पर भी मियोसिस होगा तो डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन हमेशा मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के रूप में होगा। तो अगर मेरे पास जो सेल है वो कौन सी है, पॉलन मदर सेल है, और इसमें होने जा रहा है क्या, मियोसिस। तो पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, और जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा तो आप बताओ कितनी सेल बन जाएंगी, यहाँ पर कितनी सेल बनेगी, दो सेल बन जाएगी। और जो दो सेल बनेगी, यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है 2n के बराबर है, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना। इसे कहेंगे क्या, हम डायड ऑफ द सेल कहेंगे। क्लियर इतनी बात है। फिर इसमें क्या होगा, दोनों में, इन दोनों में होगा मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा, मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड होने के बाद कितनी सेल बन जाएंगी, टोटल 4 सेल बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 4। इसे कहते हैं क्या है, हम टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, टेट्राड कहेंगे। अब बात समझो, यहाँ पर ये जो चारों सेल होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, कोई नहीं, वो मेरे साथ होता रहता है। इन चारों सेल की पोलैरिटी बताओ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, अब बोलो। यहाँ पर कितनी सेल थी मैंने ली थी, एक सेल थी, एक सेल से कितनी सेल बन गई, 4। कितनी बन गई टोटल, 4। इसे कहते हैं क्या है, हम यहाँ पर ये जो सेल, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो पॉलन मदर सेल। आज जो सेल बनी इसका नाम बोलो माइक्रोस्पोर। क्या नाम इसका, माइक्रोस्पोर। और कितनी बनी है, 4। इसका नाम क्या पड़ गया, टेट्राड। और ये जो वर्ड आ रहा है टेट्राड और डायड, ये वर्ड आपने सेल डिवीजन में क्लियरली पढ़ा था, और वो भी खास करके मियोसिस में।
आपने कहा था जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनेगी, इसे कहते हैं क्या है, हम डायड आधा सेल कहते हैं। मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो एक सेल से 4 सेल बन जाती है और उसे कहते हैं क्या है, हम टेट्राड कहते हैं। वही चीज तो यहाँ पर भी हो रहा है। अब सेल कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पर मैंने जो सेल लिया है कौन सी है मेरे पास भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, तो यहाँ से जो सेल होगी जिसके अंदर मियोसिस होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलन मदर सेल, या इसी का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ 2 सेल बन गई, 2 सेल से फिर दोबारा मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, 4 सेल। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ से उठाया है और डायरेक्ट वहां पे लिख दिया है कि अगर मेरे पास एक पॉलन मदर सेल है तो एक पॉलन मदर सेल में अगर क्या होगा, मियोसिस, यहाँ बताओ मियोसिस कितना हो रहा है, एक मियोसिस हो रहा है, 2 मियोसिस, ये तो मियोसिस 2 पार्ट हो गए। एक्चुअल में मियोसिस डिवीजन कितना हो रहा है, एक ही तो हो रहा है मियोसिस ना, तो एक मियोसिस डिवीजन से एक पीएमसी अगर आपके पास है तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4। कितने बनते हैं, 4। और ये चारों कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका माइक्रोस्पोर टेट्राड। बात क्लियर है। अब ये बन जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे। अरे बोलो, फिर क्या होगा, एंथर आपका मैचुरेशन में चल रहा है ना, एंथर मैच्योर हो जाएगा, उसमें पानी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जैसे ही पानी कमी हो जाएगी एंथर क्या हो जाएगा, अब डिहाइड्रेट हो जाएगा, और डिहाइड्रेट होगा तो क्या कर जाएगा, वो फट जाएगा, और जैसे ही फट जाते हैं तो ये चारों क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे ही माइक्रोस्पोर चारों अलग अलग हो जाते हैं, अब इसी माइक्रोस्पोर का नाम क्या हो जाता है, क्या नाम होता है, पॉलन ग्रेन। क्या नाम होता है, पॉलन ग्रेन। क्लियर है। अरे बोलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक पीएमसी है तो एक पीएमसी से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, अच्छा ये बता दो कि पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी क्या होगी, क्या होगी, एन होगी, क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहा है। इतना क्लियर है। बोलो, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ मुझे ना 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो मेरे पास कितना पीएमसी होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, अगर हमें 100 बनाने हैं तो मेरे पास कितने होने चाहिए, 4, सॉरी 25 होने चाहिए, क्योंकि एक सेल से कितना बनता है, 4 बनता है, तो मुझे 100 बनाने हैं तो कितने पीएमसी होने चाहिए, 25 होना चाहिए। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास 100 मुझे पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो मुझे कितने बार मेयोसिस कराना पड़ेगा। अरे भाई, एक सेल से आपने 4 बनाया है तो मुझे अगर 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो कितना नीचे कराना पड़ेगा, 25 कराना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। तो बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल आर द पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये बता दो कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से प्लांट में कहाँ हो रही है, एंथर के अंदर, और एंथर में कहाँ हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एंड वो आगे है, जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलन सैक हो जाएगा। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन बनेगा तभी उसका नाम क्या पड़ेगा, पॉलन सैक बनेगा। अच्छा ये बताइए आप कि माइक्रो, आपने कहा एंथर, एंथर कहाँ पर है, फ्लावर, और फ्लावर कहाँ पर है, प्लांट पे लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें समझ जाओगे इतना। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं, फिर आगे आपको और समझाते हैं, और सारा ढेर सारा समझाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, एज द एंथर डेवलप्स, पहले क्या था एंथर, पहले एंथर कैसा था बताओ, यंग एंथर था। अब एंथर क्या हो रहा है बोलो, डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे मैचुरेशन तरफ बढ़ रहा है। द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है, अब बताओ स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल का नाम क्या है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अंडर गो द मियोटिक डिवीजन। बताओ मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस, तो मियोसिस एक्चुअली में कहाँ हो रही है, किस सेल में हो रही है, होमोजिनस सेल में हो रही है ना। लेकिन ये तब होमोजिनस सेल कहलाती है जब एंथर कैसा होता है, यंग होता है। लेकिन जब मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, आगे चेंज हो जाएगा, जिसे कहेंगे कि हम पीएमसी कहने वाले हैं। ठीक है, अगला, डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक मियोसिस से 4 सेल बनने वाली है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, बताओ व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, जो टेट्राड बनेगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देख लो, मैंने आपसे बताया था कि बताओ ये जो टेट्राड बन रहा है इसकी पोलैरिटी क्या है, ये तो टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसकी पोलैरिटी क्या है, हैप्लॉइड। क्लियर है। तो आप पहले क्वेश्चन से यहाँ पे लिख लीजिए,
यहाँ पे लिखिए व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द टेट्राड। प्रिंस कहीं ट्रेवल करके आया हो क्या? नहीं, मौसम अच्छा है इसलिए। देख लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए, एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छी बात कही है। देखो क्या लिखा है, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल के पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो क्या बना सकती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। क्षमता है इसलिए ईच वन इज कॉल्ड द पोटेंशियल पोलन, या इसे कहते हैं क्या है हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब पूरी बात समझो मेरी। अगर मैंने कहा कि यंग एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें 5 होमोजिनस सेल हैं, क्या है, एक, दो, तीन, चार, 5, ये है होमोजिनस सेल, सब स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, मैंने कहा 5 है नहीं। तो आगे जब एंथर डेवलप करेगा तो बताओ, इसके अंदर ये था यंग एंथर, ये था मैच्योर एंथर, कन्वर्जन होगा। तो बताओ इसके अंदर कितनी सेल होंगी जिसे हम पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं? 5 होंगी, 5 ही तो होंगी। क्या हो रहा है, केवल डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है। पहले जब यंग था तो नाम क्या था इसका, होमोजिनस। और होमोजिनस सेल के पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि वो आगे चल करके डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। अभी मैंने माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं बनाया, अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी क्या है, ये केवल कन्वर्जन है। अब बताओ अगर इसके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, पोटेंशियल पोलन। क्लियर है? या इसी के नाम क्या रखा है इन्होंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी के नाम। क्लियर है? तो यहां पर आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, यहां पर ईच वन इज पोटेंशियल पोलन आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर सेल जो है उसके पास क्षमता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है। उस क्षमता होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पोटेंशियल पोलन। आप कहते हैं ना, हम देखते तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, इस बात टेस्ट में तुम 360 में 360 नंबर लेके आओगे। कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, हम इतना कैपेबल है, इस बार हमारा नंबर क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो पोटेंशियल का मतलब यही हो गया कि पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आप वो काम कर सकते हो। और यहाँ पे जो सेल है वो करना क्या चाहती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाना चाहती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, पोटेंशियल पोलन। या आगे चल के क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, इसलिए क्या हो गया इसका नाम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, जहां से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डिफिनेशन आती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। बन क्या रहा है बोलो, माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल पीएमसी, या कह सकते हैं आप एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या बोल सकते हैं आप पोटेंशियल पोलन। एंड थ्रू द मियोसिस, मियोसिस के थ्रू इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कुछ नहीं करना है, बस आप दिमाग में इतना रखिए कि अगर आपके पास क्या है, एक सेल है आपके पास, कौन सी, एमएमसी करके है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें क्या हो जाए, मियोसिस, क्या हो जाए, तो बताओ क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, क्या बनेगा, और कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये एक का नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर, और 4 बन रहे इसलिए नाम क्या होता है इसका, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और पोलैरिटी क्या हो जाएगी, अगर ये 2n है, ये क्या हो जाएंगे सारे, n हो जाएंगे। क्लियर? तो बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, केवल इतना समझिए आप, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल, या एमएमसी, या पीपी, पोटेंशियल पोलन इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू द मियोसिस से होगा। क्लियर? यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कितनी सेल है देखो, कितनी सेल है, अरे एक ही सेल तो है ना,
एक न्यूक्लियस दिख रहा है, एक सेल है, मियोसिस फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट। कितनी सेल बन गई? कहते क्या इसे? माइक्रोस्पोर डाया। अगला मियोसिस सेकंड हो गया, कितनी सेल बन गई? 1 2 3 4, क्या बन गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अब जहां पर ये प्रोसेस लिखी है एनसीईआरटी में, वहां पर आप ये वाला फिगर चिपका लीजिए। चिपकाने मतलब बना लीजिए आप। चिपका है? तो बताइए, पॉलन, या मैं ऐसे बोलूं, एंथर के अंदर वो कौन सी सेल होती है जिसके अंदर मियोसिस होता है? अगर वो मैच्योर वाला एंथर है तब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पोटेंशियल पॉलन, या पॉलन मदर सेल। क्योंकि यंग एंथर रहेगा तो उसमें तो मियोसिस होगी नहीं ना। नो सर। बढ़िया। बना लिया आपने? तो जल्दी करिए, कोई नहीं, आराम से बनाइए आप। क्या बताइए? अब माइक्रोस्पोर के बाद जो भी कुछ बनेगा सबकी पोलैरिटी कैसे होगी? सबकी पोलैरिटी, सबकी एन हैप्लॉइड होगी ना, क्योंकि क्या हो चुका है? मियोसिस हो चुका है। तो मियोसिस के बाद जो भी बनेगा सब कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। अभी बताओ, पॉलिंग ग्रेन बना हुआ है, अभी माइक्रोस्पोर बना हुआ है? अब माइक्रोस्पोर बना हुआ है। अब माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में है? टेट्राड के फॉर्म में। वापस में क्या होते हैं? चार चार के क्लस्टर बना लेते हैं, चार चार के गुच्छे बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बन गया ना सबका? नेक्स्ट आगे चलिए। Microspores as they are formed are arranged in a cluster of the 4 cell। माइक्रोस्पोर जैसे बनते हैं, क्या बना लेते हैं वो? 4 सेल के क्लस्टर। और जो 4 सेल के क्लस्टर उसे कहते हैं क्या है? हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर बनने के बाद में वो क्लस्टर के फॉर्म हो जाते हैं। और कितने कितने माइक्रोस्पोर होते हैं क्लस्टर में? 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ जाता है उसका? हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब यहां पर कुछ अरेंजमेंट दिया गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड को, जो केवल आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है। अरेंजमेंट यहां बताओ, कितने माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहा आपको 3 रहे हैं, लेकिन है कितना? ये 4 है। ये है कि आपको दिख नहीं रहा पीछे साइड में। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या नाम होता है? टेट्राहेड्रल। नाम पढ़ना है, एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं आपको। ठीक है, अगला चारों आपको दिख रहे हैं। नाम इसका आइसोबाइलेटरल। देखो अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, नाम क्या पड़ गया इसका? दो बार पढ़ रहा। यहां पे देखो लीनियर, वहां पे देखो टी शेप। क्लियर? ये सब क्या है? ये सब है क्या? ये सब है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जिसका अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन आपको कुछ भी याद करना नहीं है। बस इतना बता दो, अगर मेरे पास एमएमसी है, उसमें मियोसिस होता है, तो मियोसिस के बाद कौन सी सेल बनती है? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर अकेले अकेले नहीं होता, बल्कि क्लस्टर के फॉर्म में होता है। और एक क्लस्टर में कितनी सेल होती हैं? 4 सेल होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसका ये अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये अरेंजमेंट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं। एज द एंथर मैच्योर, अब एंथर क्या हो चुका है? एकदम मैच्योर हो चुका है, एकदम मैच्योर हो चुका है, फटने वाला है। एंड डिहाइड्रेट, और पानी क्या होगा उसमें? एंथर में सूख जाएगा। और जैसे पानी सूख जाएगा क्या होगा? एंथर फटेगा। और एंथर फटेगा तो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड, जो चार चार के गुच्छे में थे क्या हो जाएंगे? वो अलग अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम द ईच अदर एंड डेवलप इनटू द, माइक्रोस्पोर से क्या बन गया? पॉलन ग्रेन बन गया। केवल क्या है? डेवलपमेंट है। क्या है? केवल डेवलपमेंट है, कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, केवल क्या है? डेवलपमेंट है। पहले क्या था? माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में था? ये मान लेते हैं लीनियर वाला मैंने बना दिया, मान लेते हैं क्लस्टर के फॉर्म में था। लीनियर वाला है, ये क्लस्टर के फॉर्म में था, अरीन था 4 में, इसका नाम क्या पड़ गया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या हो गया? एंथर मैच्योर हुआ, पानी सूख गया, और जैसे ही पानी सूखेगा अब क्या हो जाएंगे? ये आपस में अलग हो जाएंगे। ये आपस में जैसे ही अलग हो जाते हैं, सॉरी अलग हो गए, जैसे ही ये अलग हो जाएंगे, अब इसी का नाम क्या पड़ जाएगा? पॉलन ग्रेन। क्या नाम पड़ जाएगा? पॉलन ग्रेन। क्लियर? तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने में केवल क्या है? डेवलपमेंट का फर्क होता है, बस। अब अगला क्वेश्चन, अगर मेरे पास 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो बताओ मुझे कितने पीएमसी की जरूरत पड़ेगी? 25?
अगर मुझे 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो बताओ मुझे कितने माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो कितने माइक्रोस्पोर की जरूरत पड़ेगी? 100 की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं मुझे 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो बताओ कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड जरूरत पड़ेगी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना पूरा मियोसिस, पूरा का पूरा मैथ समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, बताओ नेक्स्ट। ये फिगर बना होगा, इनसाइड इज माइक्रोस्पोरेंजियम, inside each microsporangium several thousands of the microspores or the pollen grain are formed that are released with the dehiscence of the anther। बताओ क्या माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर केवल 4 ही पॉलन ग्रेन बनेंगे? नहीं, बहुत सारे बनेंगे। कितना बनेगा वो तो डिपेंड करता है कितना आपके पास क्या है, पीएमसी है। अगर 4 पीएमसी होगा तो कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे? मान लेते हैं मैंने कहा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितना, मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 मेरे पास पीएमसी हैं, तो बताओ 4 पीएमसी से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? कितने बन जाएंगे? 1 से 4 बने, 4 से, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर यहां पर मान लेते हैं मेरे पास 150 पीएमसी हैं, तो बताओ कितने बन जाएंगे पॉलन ग्रेन? 15 चौको कितने बन जाएंगे? तो अब बताओ क्या मेरे पास माइक्रोस्पोरेंजियम में केवल 150 पीएमसी होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, तो क्या बनेगा उसका 4 गुना ज्यादा क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनने वाला है। क्लियर हो गया? और ये फिगर है जब एंथर क्या जाता है, फट जाता है तब, मैच्योर डिहेसेंस एंथर। जब एंथर फट जाएगा तो कुछ आपको इस फॉर्म में दिखेगा, और एंथर फटने के बाद में ये क्या दिख रहे हैं आपको, सारे पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, अगर देखोगे बताओ कितने लोग दिख रहे थे, बाई लोब ना, अरे बोलो। और एक लोब में कितना थ्री का, तो नाम बोलो। क्लियर? कितने साइड, 4, 1 2 3 4, कितने साइड, 4 साइड, नाम बोलो। अच्छा बताओ कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे पहले, कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 थे ना, अरे 1 2 3 4, हुआ या नहीं हुआ, बोलो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। और पॉलन ग्रेन रिलीज होकर कहाँ आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे। कितना क्लियर हो गया? अभी तक किसी बात हुई, केवल मैंने क्या बना लिया है, पॉलन ग्रेन बना लिया है। मैं एक सीक्वेंस बनाना चाहता हूं। यहां पे देखो मेरे पास एंथर है, क्या है मेरे पास, इस एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 है ना, अरे बोलो। इस 4 में अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां से 4 में से मैं एक निकाल लेता हूं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बताइए, अगर मैं आगे बात करता हूं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहां पर जो सेल है पीएमसी कितना होगा, बहुत सारी होंगी। पीएमसी बोले तो पॉलन मदर सेल, बहुत सारी होंगी ना, होंगी या नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, नंबर फिक्स नहीं है। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा होगा, अरे ये तो मियोसिस होगा। और मियोसिस बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। किस फॉर्म में, टेट्राड के फॉर्म में बनेगा, बनेगा ना। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जब क्या करेगा, एंथर डिहाइड्रेट करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन बना लेंगे। क्लियर हो गया? अब बताओ यहां पर एप्लाइड डिप्लॉयड, एप्लाइड डिप्लॉयड, एप्लॉयड डिप्लॉयड, एप्लॉयड डिप्लॉयड। अब बताओ, एक की बात कर रहा हूं मैं, चार बात नहीं कर रहा हूं, एक एक की। एप्लॉयड कैसा होगा, क्लियर है? ठीक, तो मियोसिस पहले सब कुछ और मियोसिस के बाद सब कुछ, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से एकदम पूरा क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें नहीं होगा, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलन ग्रेन। अब किसकी स्टडी करने जा रहे हैं हम,
पॉलन ग्रेन की स्टडी करने जा रहे हैं। आपके सामने अलग अलग वैरायटी के पॉलन ग्रेन दिख रहे होंगे, कुछ अलग अलग कलर के भी हैं, दिखते नहीं है आपको नेकेड आई से, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है, चलो देखा, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, अंडरलाइन करो इसे आप। बताइए पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है या मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होता है? जो गैमीट्स बनाए, जो गैमीट बनाए उसके नाम क्या होता है? गैमेटोफाइट। अब बताओ, मैंने आपसे कल कहा था कि गैमेटोफाइट वर्ड मतलब होता है कि हैप्लॉइड स्टेट, और स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड, ये तो बोला था ना। तो बताइए पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट है या मेल गैमेटोफाइट है? मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पॉलन ग्रेन को कुछ लोग मानते हैं क्या है? मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है क्या? मेल गैमेटोफाइट है। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड पॉलन ग्रेन? कैसा है? हैप्लॉइड है। और अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड हम गैमेट बनेंगे तो कौन सा डिवीजन करेंगे? समझ बता गई? आगे बढ़ते हैं। इफ यू देखो, चले अब यहाँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ द हिबिस्कस, आपने देखा होगा हिबिस्कस क्या होता है? गुड़हल का फूल होता है। चमेली नहीं पता होगी, चंपा होता है। किसका है? हिबिस्कस। आर एनी अदर फ्लावर, या कोई दूसरा फ्लावर, you would find the deposition of the yellowish powdery pollen grain on your finger। ये जनरल सा फार्मूला, सॉरी फार्मूला नहीं, फ्लावर है जो आपके आसपास मिल जाता है ना, गुड़हल का देखा जाए तो आपको मिल ही जाएगा। तो कभी उसके पास जाइए आप, तोड़ने के लिए नहीं, अगर आप देखोगे उसका बेल एक्सपोज क्या होता है, एंथर वाला पार्ट बेल एक्सपोज होता है। ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये जो बना हुआ है एक सिंगल, ये सिंगल होता है, एक सिंगल, एक सिंगल, एक, ये जो मैं यहां पे जो गोला मारो ये क्या है? ये क्या है? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। और सबको मिला करके स्टिग्मा नहीं भी है, सब मिला करके स्टेमेन। क्या बन गया ये? कितने दिख रहे हैं स्टेमेन? बहुत सारे दिख रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि एक्चुअली में पॉलन ग्रेन होता है तो क्या करिए, आप फ्लावर के पास जाइए, और फ्लावर के पास जाने के बाद खासकर हिबिस्कस है क्योंकि बेल एक्सपोज होता है ना, आप जाइए अपनी फिंगर यहाँ पे लगा दीजिए। जब आप यहाँ पे अपना फिंगर लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके फिंगर पर येलो कलर का कुछ दिख रहा है पाउडर जैसा। वो जो येलो कलर का पाउडर जैसा दिख रहा है वो क्या है? वही है आपका पॉलन ग्रेन। बहुत मारेंगे। क्या है? पॉलन ग्रेन है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब कह रहे हैं देखो, अब आगे देखो, कह रहे हैं इसी पॉलन ग्रेन को कहा आप क्लियरली अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉलन ग्रेन को ले जाकर के आप ड्रॉप ऑफ वाटर पे रख दीजिए, और रखने के बाद में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पॉलन ग्रेन का अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, शेप, आर्किटेक्चर सब समझ में आ जाएगा। तो स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ द वाटर टेकन ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। क्योंकि आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको इतना क्लियर पॉलन ग्रेन नहीं दिखने वाला है। अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो तो जो आपने फिंगर पे पाउडर लगाया था इसे कहां ले गए, ये स्लाइड ले लीजिए। आप देखा कभी स्लाइड? नहीं हो? किस शेप का होता है? शीशे की होती है। हाँ, स्लाइड शीशे की होती है। कभी अगर आप ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओ तो आपके पास स्लाइड मिलती है ना, इतनी बड़ी छोटी सी, उसी स्लाइड में क्या करिए आप, वाटर ले लीजिए, पानी। भाई देखो यार, बात नहीं करो, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, मतलब छोड़ो ना कि आप कुछ भी करोगे। यहाँ पर क्या है? पानी की बूंदे हैं। इसी पे आप क्या करिए, जो फिंगर में लगा पाउडर है इसे ला कर कहीं पर रख दीजिए, और माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो आपको पॉलन ग्रेन का अलग अलग डिजाइन दिखेगा। क्या लिखा है? यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ द आर्किटेक्चर। जो पॉलन ग्रेन अलग अलग स्पीसीज के हैं उनके पास क्या होता है? अलग अलग आर्किटेक्ट होता है, अलग अलग साइज होता है। अगला, अलग अलग क्या मिलेगी आपको? साइज मिलेगा, शेप मिलेगा, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे देखो ये सब क्या दिखाए गए हैं आपको? पॉलन ग्रेन दिखाए गए हैं। देख लो, किसी का सेम एक जैसा मिक्स नहीं कर रहा, सबका क्या है? अलग अलग शेप है, अलग अलग क्या है? डिजाइन है। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन आपको इतना खतरनाक दिखेंगे, दिख तो नहीं रहे बाहर से, लेकिन आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर? स्क्रीनिंग, कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है यहाँ पर? स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहां तक बस एक जनरल सी बातें थी, कुछ बताया नहीं गया अभी पॉलन ग्रेन के बाद में। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन एक्चुअली में दिखाई कैसा देता है। हम बात करेंगे शेप साइज की। यहाँ पे आते हैं पॉलन ग्रेन। सबसे पहले शेप की बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? कैसा होता है बोलो भाई? स्फेरिकल। कैसा होता है?
स्फेरिकल। जनरली कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है। अंडरलाइन करो आप। अगला ये नीट का क्वेश्चन, साइज क्या होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। अंडरलाइन करो, 25 से 50 माइक्रोमीटर। कोई मुझे बताएगा राइबोसोम की साइज क्या होती है, 15 से 20, याद है, बढ़िया है। बताओ पॉलन ग्रेन की साइज कितनी है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन है नीट का। कितना क्लियर हो गया। पहला हो गया पॉलन ग्रेन का क्या, शेप। दूसरा क्या हो गया, उसका साइज। अब आगे बढ़ते हैं कि उसके पास कितनी लेयर होती है। तो पॉलन ग्रेन के पास कितनी लेयर होती है, 2 लेयर। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर। एक 2 होगी तो एक आउटर होगी और एक क्या होगी, अंदर होगी। आउटर जो लेयर होता है उसका नाम क्या होता है, आउटर लेयर का नाम क्या होता है, एक्साइन। क्या नाम होता है, एक्साइन। और इनर लेयर का नाम क्या होता है, इंटाइन। तो पॉलन ग्रेन के पास कितनी लेयर है, आउटर लेयर का नाम और इनर का नाम। इतना क्लियर हो गया, दोनों लेयर क्लियर, आउटर और इनर, इंटाइन। कह रहे हैं जो एक्साइन होती है ये बनी होती है किस मटेरियल की, स्पोरोपोलिन की। अंडरलाइन करो इसे। एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की बनी है। क्लियर। अब बात करते हैं जो स्पोरोपोलिन होता है ये मटेरियल। अब जो भी बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे हम, स्पोरोपोलिन which is one of the most resistant organic material known। यानी जो स्पोरोपोलिन होता है ये क्या होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन है, स्पोरोपोलिन। और कितना ज्यादा रेजिस्टेंट है, कहते हैं इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है इसके ऊपर आप एसिड फेंक दो, तेजाब फेंक दो, जलने वाला ये नहीं है। चाहे आप इसके ऊपर क्या भेज दो, कोई भी बेस फेंक दो, टेम्परेचर को इतना दे दो, ये डैमेज होने वाला नहीं है। इट कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द एल्कली। कह रहे ये इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कि इसे आप गर्म कर दो हाई टेम्परेचर पर लेकिन ये टूटेगा नहीं। यहां तक कि नहीं, इसके ऊपर आप तेजाब फेंक दो, चाहे आप बेस फेंक दो, कुछ भी डाल दो इसके ऊपर, ये टूटने वाला नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल किसका है, ये स्पोरोपोलिन का। फिर से रुकिए आप, बताइए पॉलन ग्रेन का शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, कितनी लेयर होती है, कौन कौन सी, एक्साइन और एक्साइन आउटर मोस्ट है, किस चीज का बना हुआ है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। यानी स्पोरोपोलिन कहते हैं क्या है हम, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अब आपको दिखाना, जैसे आप कहते हो ना कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो कोई ना कोई आपका टेस्ट ले लेगा, 2-4 मुक्का मार देगा। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो आप थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, नहीं रहोगे टूट जाएगा कहीं पर। वही कह रहे हैं अगर ये स्पोरोपोलिन क्या है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है, स्ट्रांग है, तो मैं इसके ऊपर क्या डाल रहा हूँ, टेम्परेचर डाल रहा हूँ। कौन सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। देखते हैं टूटता है टूटता है। हाई टेम्परेचर डाल दिया, कोई भी असर नहीं किया। एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, कोई भी असर इसके ऊपर नहीं कर रहा है। मतलब कंफर्म हो गया क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इतना क्लियर है। ये देखो आप क्या बना हुआ है, पॉलन ग्रेन। यहां पर देख लेते हैं, ये बाहर तरफ जो लेयर बनी इसका नाम क्या है, क्या बना हुआ है। अच्छा बताओ, यहां पर इस फिगर में जो ये आर्किटेक्चर दिख रहे थे आपको, ये जो डिफरेंट टाइप के जो शेप दिख रहे हैं, इसमें बना हुआ डिजाइन दिख रहा है, ये एक्साइन में बना होगा या इंटाइन में बना होगा, किससे बना होगा, एक्साइन पर। क्योंकि आउटर मोस्ट शेप होते हैं ना, तो कैसा बना, देखो यहाँ भी कांटेदार बना हुआ है, एक्साइन ना। इसके बाद देखो आ गए, इसके अंदर देखोगे जो लेयर का नाम क्या है, इंटाइन। तो ये पहली लेयर हो गई हमारी एक्साइन, ये हो गई हमारी दूसरी लेयर इंटाइन। ये कह सकते हैं एक्साइन कैसी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और इंटाइन कैसी होती है, इनर लेयर होती है। क्या किसी को दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आते हैं, यहां पे देखो अगर सेल है तो सेल के पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी तो होगा ना। क्या होगा, न्यूक्लियस है। आगे डिवीजन चल चुका है, इससे 2 सेल बन चुकी है, हम आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्या, पोर। इसे कहते हैं क्या है, हम जर्म पोर कहते हैं। बताओ जर्म पोर जो है वो एक्साइन पर है या इंटाइन पर है, कहां पर दिख रहा है आपको, एक्साइन पर दिख रहा है, दिख रहा है ना। और जहां पर जर्म पोर है, जर्म पोर जहां पर है, देखो वहां पर स्पोरोपोलिन क्या हो गई है, कम हो चुकी है। अरे बाकी की रिश्ते में देखो ना, एनसीईआरटी कहती है क्या है, absent है। क्या कहती है, absent है। यहाँ के नंबर यहाँ पर क्या दिखाया गया, थोड़ा सा कम दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते क्या होती है, absent होती है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, चलिए
नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, अभी तक कोई एंजाइम नहीं है जो इसे डाइजेस्ट कर सकता है। तो इतना ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कि ना इस पे कोई टेम्परेचर काम कर रहा है, ना इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ना तो कोई इस पे एंजाइम काम कर ले रहा है। इतना क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Pollen grain enzyme has the prominent aperture called the germ pore। एग्जाइम के पास क्या होता है? अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होता है? पोर होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये पोर अपर्चर करें। जो अपर्चर होता है कहते हैं क्या, इसे हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। और जो जर्म पोर होता है उस पर क्या होती है? स्पोरोपोलिन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर? एग्जाइम आउटर मोस्ट लेयर किस मटेरियल का बना है? स्पोरोपोलिन का। अब मैं एग्जाइम को छोड़कर मैं जो भी बात कर रहा हूँ सबकी इसी बात कर रहा हूं मैं, स्पोरोपोलिन की बात कर रहा हूँ। स्पोरोपोलिन कह रहे हैं कि ऐसा मटेरियल होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब इसे प्रूव करिए कि आप मोस्ट रेजिस्टेंट है, तो प्रूव करने के लिए मैंने इसे टेम्परेचर डाल दिया, करें कि ये हाई टेम्परेचर को सहन कर ले रहा है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस पे मैंने एंजाइम भी डाल दिया। कोई एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन कोई भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मतलब ये प्रूफ होता है ये कैसा है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्लियर है? लेकिन कह रहे हैं देखो यार, अंदर से क्या बनने वाले? अभी अंदर जो बनेंगे, यहाँ पर बनेगा मेल गैमीट और क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। तो उसे निकलने के लिए कहीं कहीं जगह होनी चाहिए ना। तो इस एंजाइम पे क्या होते हैं? कुछ अपर्चर्स होते हैं और उस अपर्चर का नाम क्या होता है? जर्म पोर होता है। जर्म पोर जहां पर होगा, अच्छा बताओ, अगर यहां पर मैं एग्जाइम बना दूंगा और यहां पर स्पोरोपोलिन आ जाएगा, तो क्या यहां पर अंदर की चीजें बाहर आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगे ना। इसलिए नेचर ने क्या किया? बाहर से पूरा फुल प्रोटेक्शन तो दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या दिया? थोड़ा सा जगह भी बना के दिया ताकि अंदर का मटेरियल बाहर आ भी सके। कितना क्लियर है? तो जहां पर जगह बना इसका नाम क्या होगा? जर्म पोर। और इस जर्म पोर पर स्पोरोपोलिन को क्या किया गया है? एब्सेंट कर दिया गया है, यानी कि एब्सेंट होती है, नहीं होती है। क्लियर? आगे पॉलन ग्रेन आर, देखो अब बताओ, अगर कोई चीज डैमेज नहीं हो रही है, कोई चीज डैमेज नहीं हो रही है और कहीं पड़ी है, तो कुछ टाइम बाद क्या कहलाएगी? वो फॉसिल ही कहलाएगी ना। अरे बोलो, चलो। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज द फॉसिल, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन। मान लेते कोई पॉलन ग्रेन आपको मिला है जो बहुत पुराना है, 100-200 करोड़ साल पुराना है, वो बचा है, आपको मिल रहा है, तो मिलने की वजह क्या है? बचा इसलिए है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद जो मटेरियल है कैसा होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसलिए वो डैमेज नहीं हुआ। तो किस फॉर्म में दिखेगा हमें? फॉसिल के फॉर्म में दिखेगा। और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, कुछ हमें पॉलन ग्रेन मिले हैं जो क्या है? फॉसिल हैं, लिविंग कंडीशन मिले हैं। कुछ हमें मिले हैं 10,000 साल पुराने और कुछ मिले हमें 2,000 साल पुराने पॉलन ग्रेन मिले थे जो जिंदा थे, और उन्हें जब लगाया गया सॉइल में तो उससे नए प्लांट भी आए। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि उनके पास क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है। इसे आप कितने भी टाइम तक रखे रहें, ये डैमेज होने वाला नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, एग्जाइन की बात हो गई है, लिखा है एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ द पैटर्न एंड द डिजाइन। तो मैंने कहा था, बताओ, जो डिजाइन और पैटर्न दिखेगा वो किस पे दिखेगा? एग्जाइन पर, एंटाइन पर? एग्जाइन पर। क्या दिखेगा? एग्जाइन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? अरे हार्ड होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है हार्ड होता है? क्योंकि हमें क्या करना है? अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्शन देना है। अंदर जो भी सेल है क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए कैसा होता है? ये हार्ड होता है। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर? जर्म पोर का क्या काम होगा? जर्म पोर का क्या काम होगा? अभी आगे पढ़ेंगे, पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा। इसके साथ साथ में अंदर जो भी सेल में पढ़ाऊंगा कि आपके अंदर यहाँ पर पॉलन के अंदर दो सेल होती है, एक नाम होता है वेजिटेटिव सेल, एक नाम होता है जनरेटिव सेल। तो इन्हें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए भी क्या होता है? आपके पास जर्म पोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड द रिलीज ऑफ द मेल गैमीट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो आप लिख लीजिए कि जर्म पोर का काम क्या होता है। देखिए आप आंसर, जर्म पोर का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। यहीं से क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब बनेगा। और यहीं पर क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमीट क्या होंगे? यहीं से रिलीज होंगे पॉलन ट्यूब के थ्रू। पॉलन ग्रेन में कितनी लेयर? कौन कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। चलिए नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, लिख लिया आपने?
ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में, पॉलन ग्रेन से डायरेक्ट। नेक्स्ट, इनर मोस्ट लिख लिया ना, नहीं लिखा आपने? चलो, इनर मोस्ट लेयर का नाम बोलो, इंटाइन। कौन सी लेयर होती है? इंटाइन। और इंटाइन किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अंडरलाइन करो आप। इंटाइन इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। किसकी बनी है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और बताओ कैसी लेयर है? कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस? ये कंटीन्यूअस लेयर। कैसी है ये? कंटीन्यूअस लेयर है। और अगर कंपेयर करें हम एक्साइन से, तो ये थिन है या थिक है? कैसी होती है? थिन होती है, यानी एक्साइन कैसी होगी? थिक होगी। इतना क्लियर? आगे, The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by the plasma membrane. अगर सेल है तो किसी का भी सेल होगा तो साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म जिस मेम्ब्रेन से सराउंड होगा उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ऐसे ही पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होगा वो किस से सराउंडेड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। When the pollen grain is mature, it contain two cells. पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल होती है? दो सेल। पहली सेल का नाम बोलो, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जो भी सेल है, बताओ ये जो सेल है आपके पास, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? क्या होगी? एन होगी। चलो देख लेते हैं। ये मैंने कहा ये पॉलन ग्रेन है, इसकी बाहरी लेयर हो गई है, नाम बोलो, ये एक्साइन है, ठीक है। ये इनर लेयर, इसका नाम बोलो, क्या नाम है इसका? इंटाइन है, ठीक है। पॉलन ग्रेन, अभी यहां पर इसके अंदर सेल है तो यहां पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। हो गया नहीं होगा? ये हो गया क्या? साइटोप्लाज्म हो गया। और यहां पे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर साइड में। आगे तो न्यूक्लियस भी तो हो गया इसका। हो गया नहीं होगा? न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा ना। अब देखो यार, क्या नहीं, इसी पॉलन ग्रेन के अंदर जब पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, तो इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होती है? दो सेल बन जाती हैं। कितनी सेल बन जाती हैं? दो सेल। और उसमें से एक जो सेल का नाम होता है क्या? वेजिटेटिव सेल, और दूसरी सेल का नाम क्या होता है? जनरेटिव सेल। कैसे बना हुआ? पहले कितना न्यूक्लियस था इसके पास? n था। अब कितने न्यूक्लियस हो गए? दो हो गए ना। पहले कितनी सेल थी? एक सेल। अब कितनी सेल हो गई? तो बताओ, एक सेल से दो सेल होने के लिए कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस जब भी होता है एक सेल से दो सेल बन जाती है, और क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाता है? सेम n एंड n। क्लियर इतनी बातें? तो बताओ, अगर मैच्योर पॉलन ग्रेन है तो उसके अंदर कितनी सेल होंगी? दो सेल होंगी। कौन कौन सेल? वेजिटेटिव सेल्स एंड द जनरेटिव सेल। ये फिगर आपके एनसीईआरटी का है या नहीं है? बिल्कुल है। देख लेते हैं पहला क्या दिखाया गया आपको? इनलार्ज व्यू ऑफ द पॉलन ग्रेन टेट्राड। ये क्या दिखाया गया आपको? पॉलन ग्रेन टेट्राड। कितने सेल दिख रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये अगला बी सेल क्या है यहाँ पर? बी वाला, स्टेज ऑफ द माइक्रोस्पोर मैच्योरेशन इनटू द पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर है जो मैच्योर होकर क्या बना रहा है? पॉलन ग्रेन। देखो यहाँ पर कितनी सेल है? एक सेल है। अब हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर ये वैक्यूल डेवलप हो गया, इसका ये न्यूक्लियस था, पहले भी था अभी भी न्यूक्लियस है। अगला क्या हो गया? एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गए, और एसिमेट्रिक स्पिंडल बनने के बाद में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस के अंदर। तो एक सेल से कितनी सेल बन गई? दो सेल बन गई। पहले बोलो ये सेल का नाम, दूसरी सेल का नाम। अब देखोगे इन दोनों सेल में से कौन सी सेल बड़ी है, कौन सी छोटी है? जनरेटिव सेल। ये दोनों बनी कहां से? एक ही सेल से बनी। तो एक सेल से कितनी सेल बन जा रही है? दो सेल। तो बताओ, मैच्योर पॉलन ग्रेन अगर होगा तो मैच्योर पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होंगी? दो सेल। पहली सेल का नाम और दूसरी सेल का नाम पोलाइडी एन। तो लिख लीजिए आप, जहां पर लिखा हुआ है वहां पर लिख लीजिए एन एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको दिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बना हुआ? ये है क्या? एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। एसिमेट्रिक बनी तभी तो क्या बना हुआ? सेल जो है वो अलग अलग बनी है ना। ये बड़ी साइज की बनी है, क्या बनी है? छोटी साइज की। इतना क्लियर? क्लियर है? चलो फिर पढ़ लेते हैं एक एक सेल के बारे में। पहले वेजिटेटिव सेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर। आपको दिख भी रहा है वेजिटेटिव सेल कैसी है? बड़ी साइज की है ना। हैज द अबंडेंट फूड रिजर्व। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा फूड भरा हुआ है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और इसका जो न्यूक्लियस कैसा होता है? वो इरेगुलर होता है। तो पहले आप बताएंगे वेजिटेटिव सेल कैसी होती है?
हाँ, किससे बड़ी है? जनरेटिव सेल से। और क्या भरा हुआ है वेजिटेटिव सेल के अंदर? फूड भरा हुआ है। फूड क्या करेगा? अभी मेल गैमेट बनेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगला, और न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? इररेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। इतना क्लियर? आगे जनरेटिव सेल की बात करते हैं, तो वेजिटेटिव सेल के रिस्पेक्ट में जनरेटिव सेल कैसी है? स्मॉल है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। देखो यहाँ पर ये पूरी सेल कौन सी है? पूरी सेल, अरे ये यहां से यहां तक जनरेट सॉरी वेजिटेटिव सेल्स, अरे है यहाँ पे देखो, एक कौन सा सेल है? जनरेटिव सेल। दोनों बताओ किसकी साइज छोटी है? जनरेटिव सेल। कह रहे हैं कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है? तैर रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट इज द स्पिंडल शेप्ड विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इट इज स्पिंडल शेप। जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। क्लियर? अरे बोलो यार, चलो फिर, हाँ बढ़िया है। नेक्स्ट आगे, अब देखो कह रहे हैं अगर हम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, सारे फ्लावरिंग प्लांट का अगर हम परसेंटेज ले लें, उसमें से जो 60%, कितने? 60, इन ओवर द 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है, तो उस पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल होती है? 2 सेल स्टेज। और कौन कौन सी सेल होती है? एक वेजिटेटिव होती है, क्या होती है? जनरेटिव। तो 60% एंजियोस्पर्म के पास से जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है, तो उस पॉलन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं? 2 सेल होती हैं। वो 2 सेल कौन सी होती है? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी होती है? क्लियर? बाकी अगर 60% जब सेल होते हैं, निकलते हैं पॉलन ग्रेन अपने एंथर से, तो 2 सेल होती है। तो बाकी जो 40% है उनके पास कितनी होगी? 3। वो कैसे जाएगी? इन द रिमेनिंग स्पीसीज, मतलब कौन सी? लगभग 40%। द जनरेटिव सेल डिवाइड। जनरेटिव सेल में क्या जाता है? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। कौन सी डिवीजन? माइटोसिस। टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट। क्या बन जाता है? 2 मेल गैमीट बनेगा बिफोर द पॉलन ग्रेन आर सेट। यानी एंथर से पॉलन ग्रेन निकलने से पहले 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है और क्या बनाती है? 2 मेल गैमीट। तो बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 मेल गैमीट बन गया है और एक वेजिटेटिव सेल है, तो टोटल कितनी सेल बन गई? 3। कितनी बन गई? 3। तो यहां से क्वेश्चन आता है, बताइए 60% एंजियोस्पर्म से जब पॉलन ग्रेन निकलता है, तो कितनी सेल स्टेज होती है एक पॉलन ग्रेन के अंदर? 2 सेल स्टेज। और वो 2 सेल कौन कौन सी होती है? जनरेटिव सेल एंड द वेजिटेटिव सेल। क्लियर? लेकिन बाकी बचे हुए जो आपके पास 40% स्पीशीज होती हैं, उनमें क्या होता है? जो जनरेटिव सेल होती है उसमें क्या जाता है? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बन जाते हैं? 2 मेल गैमीट। क्या बनते हैं? मेल गैमीट बनते हैं। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं हम? मेल गैमेटोफाइट। और मैंने कहा था गैमेटोफाइट वो तो आगे चल के क्या बनाएगा? गैमीट। क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है? जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बन जाएगा? 2 मेल गैमीट बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछो आपसे, बताइए जनरेटिव सेल जो होती है इसकी पोलैरिटी क्या थी? जो मेल गैमेट बने उसकी पोलैरिटी क्लियर? ठीक है। डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस। कौन सा हुआ? माइटोसिस। देखो यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल्स है और 2 क्या बन गया आपके पास? मेल गैमीट। 1 और 2 वेजिटेटिव सेल पहले भी थी, अभी भी है। डिवीजन किसमें हुआ? जनरेटिव सेल में। और क्या बन गया? 2 मेल गैमीट बन गया है। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। ये मान लेते हैं ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। यहां पर कह रहे हैं 40%, सॉरी 60% एंजियोस्पर्म जो है इनके पास, मान लेते हैं कि ये अगर पॉलन ग्रेन है, तो इस पॉलन ग्रेन के पास अंदर कितनी सेल होंगी? कौन कौन सी सेल? ये हो जाएगी वेजिटेटिव सेल्स, ये वेजिटेटिव, और ये वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? ठीक है, बड़ी साइज की होती है। क्या भरा होता है इसके अंदर? रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है, ठीक
ठीक है। आगे जो 60% सॉरी जो आपके पास बचे हुए 40% हैं, इनमें जो पॉलन ग्रेन होगा, इनमें जो पॉलन ग्रेन होगा, इसमें एक पॉलन ग्रेन कितनी सेल हो जाएगी? 3। कौन कौन सी? ये है वेजिटेटिव सेल, और यहां पे जो बन जाएगी क्या? मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट। बताओ मेल गैमेट एक्चुअली में है कहां पर? पॉलन ग्रेन के अंदर। कहां पर है? पॉलन ग्रेन के अंदर है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको याद भी रहे और आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, पहले आप यहाँ पर अंडरलाइन करें 2 सेल स्टेज 60% अंडरलाइन करिए और 2 सेल स्टेज का नाम लिखिए। क्या क्या लिखेंगे आप? जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स। अगला मेल गैमीट बनाओ। अगर मुझे मेल गैमीट बनाना है तो मैं डिवीजन कौन सा कराऊंगा? माइटोसिस। और किस सेल में कराऊं मैं? जनरेटिव या वेजिटेटिव? जनरेटिव में। क्या कितना क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पेज लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। हाँ, आगे यहीं पे खत्म होता है। बताइए आपने पॉलन ग्रेन के बारे में क्या पढ़ा? पॉलन ग्रेन के बारे में आपने क्या पढ़ा? पॉलन ग्रेन का सबसे पहले आपने शेप पढ़ा। कैसा होता है? साइज क्या होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितनी वाल होती हैं? कौन कौन सी? एक्साइन और इंटाइन। आउटर कौन सी है? इनर कौन सी है? इन दोनों में कंटीन्यूअस कौन सी है? इंटाइन है। इंटाइन किसका बना हुआ है? एक्टिन और सेलुलोज का बना। एक्साइन किसका बना हुआ है? स्पोरोपॉलिन का बना हुआ है। स्पोरोपॉलिन को क्या कहते हैं आप? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। कैसे आपने प्रूव किया कि ये क्या है? रेजिस्टेंट है? हाई टेम्परेचर दिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस और एसिड भी डाल दिया आपने, यहाँ पर एंजाइम भी डाल दी। ठीक है, इसलिए पॉलन ग्रेन आपको किस फॉर्म में मिलता है? फॉसिल के फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। एक्साइन की बात, सॉरी इंटाइन की बात करते हैं। तो इंटाइन जो होता है वो एक्साइन से क्या होता है? पतला भी होता है। कैसा होता है? पतला होता है, थिन होता है। किस मटेरियल का बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। कंटीन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन के ऊपर कुछ अपर्चर था, उस अपर्चर का नाम बोलो जर्म पोर, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। कितना क्लियर हो गया? फिर मैंने कहा अगर आपके पास एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है तो मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल होंगी? 2 सेल होंगी। कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल्स एंड द जनरेटिव सेल। कैसे बनी होगी? पहले आपके पास एक सेल थी, एक कितना बन गई? 2। डिवीजन ही तो हुआ होगा। और कौन सा डिवीजन? माइटोसिस वाला। क्लियर है? फिर बात आती है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो एंथर है, एंथर से पॉलन ग्रेन क्या हुआ? निकल रहा है। जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है तो 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें 2 सेल स्टेज पर पॉलन ग्रेन में 2 सेल ही होती हैं। कौन कौन सी? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। बाकी बची हुई जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें होता क्या है कि जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस से। और कितने मेल गैमेट बनाती हैं? 2 मेल गैमीट बनाती हैं। एक जनरेटिव सेल से कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट बनता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? बिगर होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? इरेगुलर शेप होता है। जनरेटिव सेल कैसी होती है? स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप की होती है। ये जो शेप लिखा है किसका लिखा है? जनरेटिव सेल का लिखा है। न्यूक्लियस होगा और क्या होगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन से रिलेटेड हैं। जैसे कुछ प्लांट के ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो एलर्जी काज करते हैं। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिसे आप टैबलेट और जिसे सिरप के फॉर्म में आप इस्तेमाल भी करते हैं। तो कुछ जनरल सी बातें हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जनरल जरूर है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चले यहाँ पढ़ते हैं पॉलन एलर्जी। आपने सुना होगा कि बहुत लोग को बहुत सारी एलर्जी होती है ना, अलग अलग। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है तो किसी को, हाँ मुझे भी है, किसी को देख कर एलर्जी होती है। ये भी होता है, कुछ लोग देख के जलते भी रहते हैं ना, कहते हैं ये जब सामने आते हैं जल जाते हैं, तो वही वाला है। और कुछ लोग को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। जिससे पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में होती है, सीजन में होती है। जब बहुत सारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। जब फ्लावरिंग का सीजन होता है उसको क्या होती है? एलर्जी होती है।
यहाँ पे पढ़ लेते हैं पॉलन से रिलेटेड एलर्जी के बारे में। ये कुछ बना हुआ, ये मान लेते हैं हम ही बने हुए नाक बनी है, और ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, जा रही है तो छींक आएगी, देखते हैं क्या होता है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेज द सीवियर एलर्जी। पॉलन ग्रेन क्या करता है, एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लेक्शंस इन द सम पीपल, सबको नहीं होती है, कुछ लोग में होती है। ऑफन लीडिंग टू द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन कौन सा, अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस, सॉरी क्या गया, ब्रोंकाइटिस। मैंने आपको अस्थमा पढ़ाया था, कोई मुझे बताएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट साउंड, अस्थमा। देखा जाए तो आपको एलर्जी भी हो सकता है, और खासकर जो मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं लगभग सब क्या है, अस्थमा के पेशेंट हैं। लगभग दिल्ली में चले जाओ तो लगभग छोटे छोटे बच्चे क्या अस्थमा के पेशेंट, क्यों, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भरा पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ क्या होते हैं, किसी न किसी पार्टिकल से वो क्या हो जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो रही है, वहां पर कोई धूल के पार्टिकल्स होंगे या कुछ ऐसा दूसरा केमिकल होगा उसके पार्टिकल्स होंगे जिससे क्या होते हैं, वो एलर्जिक हो जाते हैं, तो वो अस्थमा के पेशेंट बन जाते हैं। तो आपको अंडरलाइन यहाँ पे करना है कि पॉलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी। अगला क्वेश्चन बताओ, क्या सारे पॉलन ग्रेन एलर्जी का करते हैं, क्या सारे पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, नहीं, बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज है जिससे क्या होता है, एलर्जी होती है। ठीक है, और जब एलर्जी हो जाएगा तो कौन सी डिसऑर्डर हो जाएगा, अस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन करें, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन सा प्लांट है, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखा कौन सा प्लांट है, इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, नाम सुना कभी आपने, पार्थेनियम प्लांट, इसे कहते हैं क्या है, हम कैरट ग्रास भी कहते हैं। आज मैं फिगर लेके आया हूँ, मैं बहुत दिन से दिखाने की कोशिश कर रहा था, सबने देखा होगा इस प्लांट को, जो गांव में रहता था जरूर देखा होगा। जहां पर थोड़ा बहुत जमीन छोटी होती है, कोई काम आने जाने वाला नहीं था, वहां पर ये जरूर ग्रो कर जाता है। इतना खतरनाक है कि बस छोड़ दो ये आ ही जाएंगे ना। तो पार्थेनियम आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, छोटा छोटा फ्लावर होता है, ये ग्रीन कलर की पत्ती, वैसे पत्ती ग्रीन ही होती है, लेकिन वैसे देखा जाए इसकी पत्ती क्या है, पूरी पूरी क्या है, पूरा प्लांट ही ग्रीन पर है, ग्रीन पर, फ्लावर बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इसे कहते हैं क्या है, हम पार्थेनियम से कहते हैं क्या है, हम कैरट ग्रास कहते हैं। इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपको पॉलन एलर्जी काज करता है। तो पार्थेनियम आर द पॉलन कैरट ग्रास दैट कम इनटू द इंडिया, ये इंडिया का प्लांट नहीं था, इसे लेके आया गया, जबरदस्ती लेके आया गया, इसे कह रहे कि ये आया, केम इनटू द इंडिया एज द कंटामिनेंट, मिक्सचर के फॉर्म में आया था, विद द इंपोर्टेड बीट, हम बाहर से गेहूं लेके आ रहे थे दूसरे देश से, उस गेहूं में इसके भी क्या थे, पार्टिकल्स पड़े हुए थे। जब हमने यहाँ पे गेहूं बोया, इसने पूरी देखा भैया हम यहाँ पर क्या अकेले हैं पूरे पूरे जमीन पर, यही आपको आगे मैं आपको इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, कंपटीशन, प्रेडेशन, क्या पढ़ाऊंगा, प्रेडेशन। प्रेडेशन में दो बातें होती है, एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे। अगर किसी प्रे का प्रेडेटर नहीं है तो प्रे क्या करता है, बहुत जल्दी खा जाता है, बहुत जल्दी से अपना पूरा वर्चस्व फैला लेता है ना। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रे को कंट्रोल करने को करता है, प्रेडेटर को ले आकर आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूं तो आप पूरा वर्चस्व फैला के रखते हो, चिल्लाते रहते हो ना, कोई कोई आ जाता तो आपको थोड़ा सा होता है, डोमिनेंसी कम हो जाती है, वही बात इसकी है। तो आपके पास देखो, पार्थेनियम जो प्लांट है ये आपके देश का नहीं है, इसे हम इसे लेके नहीं आए थे, बाकी ये मिक्सचर के फॉर्म में आ गया था, हम तो लेके आ रहे थे, गेहूं लेके आ रहे थे, उस गेहूं में क्या था, ये मिला हुआ था और चला आया। ठीक है, तो आप पहले अंडरलाइन करो, पार्थेनियम या कैरट ग्रास, ये भाई बातें ना करो, इधर देखो, पार्थेनियम है कैरट ग्रास, कह रहे इसे हम लेके आए, क्वेश्चन आएगा बताओ किसके साथ लेके आए थे इसे हम, हीट के साथ, has become the ubiquitous in the occurrence and causes the pollen allergy। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे बताओ कोई एक प्लांट का नाम बताओ जिसका पॉलन ग्रेन पॉलन एलर्जी काज करता है, तो बताइए क्या, पार्थेनियम आर द कैरट ग्रास। फिगर नहीं बनाना आपको, बस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आज के बाद कहीं भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यही क्या है, पार्थेनियम। नहीं तो हम ढूंढते रहते हैं, यहाँ पर लिखा कैरट ग्रास, हम ढूंढते हैं कि पता नहीं कौन सी गाजर की घास है, मिल गई हमें, तो गाजर के पास ढूंढते रहते हैं, नहीं, पार्थेनियम कैरट ग्रास इसका नाम है। ठीक है, तो जब भी आप दिखेगा आप समझ जाओगे हाँ आज के बाद यही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे पॉलन ग्रेन का काम कहाँ कहाँ पर है, पॉलन ग्रेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, पॉलन ग्रेन आर रिच इन द न्यूट्रिएंट, पॉलन ग्रेन अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट भरा हुआ है। अभी आपने कहा पॉलन ग्रेन का मैच्योर है, कितनी सेल है उसके पास, 2 सेल, और कौन सी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल।
किसके पास फूड भरा हुआ है, वेजिटेटिव सेल के पास क्या भरा हुआ है, फूड भरा हुआ है। तो कह रहा है कैसे होती है ये पॉलन ग्रेन होता है, कैसा होता है, न्यूट्रिएंट, क्या होता है इसके बाद बहुत सारा न्यूट्रिएंट भरा होता है। इट हैज बिकेम अ फैशन, कह रहा है आजकल क्या है, फैशन है, खाना खाना घर का कम खाओ, बाहर का खाना ज्यादा खाओ, और सप्लीमेंट तो जोर जोर से लेके आओ ना। अरे आजकल तो डिब्बे मिलने बड़े बड़े, लोगों को पता होगा कितने बड़े बड़े डिब्बे मिलते हैं, प्रोटीन वाले मिलते हैं। खाया भी होगा, देखो कह रहे खाया भी है, तो नहीं खाया, कोई बात नहीं यार, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें दे रहे हैं, देखा तो होगा ना डिब्बा, डिब्बा देखा होगा सप्लीमेंट वाला, हाँ सप्लीमेंट वाला क्या आता है, डिब्बा आता है। तो इट हैज बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर टू यूज द पॉलन टैबलेट एज द फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के रूप में क्या लोग ले रहे हैं, पॉलन का टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लड़ाई न करो, कह रहे हैं कहाँ की बात है। देखो कोई भी फैशन आता तो कहां से आता है, हमारा तो कोई फैशन है ही नहीं, हमारा तो कल्चर था, हमारा कोई फैशन है नहीं, हमारे देश में क्या चलता है, कल्चर चलता था। अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग स्टेट चेंज करो, पहनावा चेंज हो जाएगा, बोली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारे यहाँ फैशन नहीं था, क्या था हमारा, कल्चर था। हम फैशन कहां से लेके आ रहे हैं, वो जो भी पहन लेते हैं हम जानते हैं क्या है, वही सबसे एडवांस है, वही सबसे क्या है, अच्छा है, और हम उसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पहने तो है कॉपी तो है ना। हम कहते हैं कि हम क्या करें, उनकी कॉपी करें, नहीं, आज हम उनकी कॉपी करते हैं और वो हमारी करते हैं। हाँ भाई, चले जाओ, जो भी देखो कोई भी फॉरनर आता है यहाँ पर वो साड़ी पहन घूमता है, हाँ देख लोगे आप, मोस्टली होते हैं, वो हमारे फैशन में ढलना चाहते हैं, और हम लोग, अरे हम सबसे अच्छे हैं, ठीक है, तो अपने फैशन में रहो। जरूरी है खाना खाओ, खाना मतलब आप दाल चावल सब्जी ग्रीन चीजें फ्रूट्स खाओ, ये सब खाओ, ना कि टैबलेट के पीछे भागो। पता चल रहा है कि 200 रुपए किसी दूसरे रिचार्ज करा रहा हो, 10 रुपए टेबलेट खरीद रहे हो तुम, वो अलग बात होती है। टैबलेट नहीं खाना, क्या करना आपको, प्रॉपर आपको डाइट लेनी है। तो कह रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट एंड द सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में टैबलेट बिक रहे हैं, किसी के, पॉलन ग्रेन के, और क्या बिक रहे हैं, सिरप बिक रहे हैं, ठीक है, वहां से वेस्टर्न कंट्री के अंदर। आगे यहाँ पे कुछ बना भी है, pollen consumption has been claimed to increase the performance of the athlete। कह रहे हैं एथलीट के लिए pollen का प्रोडक्ट क्या है, बैन है, कोई भी एथलीट है वो खाना खाए, प्रॉपर डाइट ले, pollen ग्रेन न ले, बाहर सप्लीमेंट कुछ न ले ना, बाहर तो चले, अभी दौड़ना हम कोशिश करने जा रहे हैं, बस खड़े ही थे, रेस के ट्रैक पे खड़े हैं और 2-4 टैबलेट अंदर रखे पड़े हैं, अरे 2-4, बहुत सारे टैबलेट चला जा सकता है, 10 रख लिए हैं, एनर्जी मिल रही है, दौड़ तो चले जा रहे हैं, 10 तो क्या 1000 दौड़ा लो। तो एथलीट्स के लिए, और जो रेस के जो घोड़े होते हैं ना, वैसा नहीं जो गांव में होते हैं अपने पर्सनल के लिए, जो रेस वाले घोड़े होते हैं उनके लिए क्या है, ये पॉलन का कंजम्पशन क्या है, बैन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके नीट का, कि डायरेक्ट यहाँ से 4 लाइन देकर पूछते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है। इतना क्लियर हो गया, अरे बोलो क्या पढ़ाया मैंने आपको, पॉलन एलर्जी, क्या पढ़ाया मैंने आपको बताइए, पॉलन ग्रेन से क्या होती है, पॉलन एलर्जी होती है, कौन कौन सी बीमारी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। कोई प्लांट बताओ जिससे पॉलन एलर्जी होती है, पार्थेनियम, दूसरा नाम कैरट ग्रास, ये बाहर का था, हम लोग लेके आए थे किसके साथ में मिला करके, बीट के साथ मिला करके लेके आए, इतना क्लियर। पॉलन एलर्जी क्या करता है, पॉलन ग्रेन में क्या भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट भरा होने की वजह से वेस्टर्न कंट्री से क्या करती है, पॉलन टैबलेट के फॉर्म में से खाती रहती है एज अ फूड सप्लीमेंट। मार्केट में क्या अवेलेबल है इसका, इसका बहुत सारा टैबलेट भी मिलता है, और क्या मिलता है, इसका सिरप भी मिलता है। हमारे अभी ढूंढोगे मिल ही जाएगा, क्योंकि जो वेस्टर्न मिलता है हमारे जरूर मिलता है। आगे क्योंकि हम इसका क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजम्पशन, क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ना, हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने लगते हैं कोई भी चीज। जैसे देख लो कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, मोबाइल्स आते हैं ना, आते हैं, मोबाइल के साथ साथ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है लगभग देखा जाए तो सब कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा नहीं आ रहा, मोस्टली सामान कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। हम बाहर बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं, चाइना वाले हमें घुस गए, हम उनमें घुस गए हैं, होता रहता है ना, लड़ाई होती रहती है डेली, डंडा चलता रहता है, गोली नहीं लाठी से मारते हैं हम लोग तो बात आती है, हमने लड़ाई चल रही है लेकिन बिजनेस अपने जगह पर है, वहां से बहुत सारे सामान क्या रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, वहां पर क्या प्रोडक्शन ज्यादा है, यहाँ पर क्या ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है ना, हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, उनके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो बनाते हैं और हम यूज करते हैं।
ठीक है। तो बात यहाँ पर आती है कि पॉलन का प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ये बनाया गया है, देखो क्या लिखा है, बी पॉलन। कहाँ से आया, कहाँ का है ये टैबलेट के फॉर्म में है, ये बोतल में लिखा हुआ है सीरम के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, ये टैबलेट हो गया और ये क्या हो गया, सिरप हो गया। खाओगे पियोगे आराम से एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, इसका कंजम्पशन बैन है किसके लिए, एथलीट्स और रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उनके लिए क्या होता है, ये बैन है, क्योंकि इससे क्या होगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, आप पता चले भाला फेंक रहे हो, फेंक दिया जाके ग्राउंड को, उस पार गिर गया, हाँ कैमरामैन शहीद हो गया कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, जहां क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हेन वंस दे आर सेड, मतलब जब एक बार पॉलन ग्रेन उड़ जाता है, एंथर से जब एक बार पॉलन ग्रेन निकल जाता है, पॉलन ग्रेन हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा। अल्टीमेटली कहां जाना होगा, इसे स्टिग्मा पे जाना होता है, बिफोर दे लूज द वायबिलिटी। क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर लिविंग सेल है ना, वो लिविंग सेल कब तक लिविंग रहेंगी वो कुछ स्पीशीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब तक पॉलन ग्रेन जिंदा है तब तक उसका टारगेट होता है किसी भी तरीके से कहां पहुंच जाए, स्टिग्मा पे पहुंच जाए। स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तभी तो आगे की प्रोसेस चलेगी, नहीं कहीं जमीन में गिर जाएगा तो कोई काम ही नहीं है, पॉलन ग्रेन का खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हर एक पॉलन ग्रेन की क्या होती है, वायबिलिटी होती है। कुछ पॉलन ग्रेन कुछ दिन तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। इफ दे हैव टू बी ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, अगर पॉलन ग्रेन से चाहते हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन एंथर से निकलने के बाद में उसे कहां पहुंचना है, स्टिग्मा तक पहुंचना है। जब तक वो जिंदा है, मरने के बाद पहुंच रहा है तो कोई काम ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। तो फर्टिलाइजेशन होने की जरूरी क्या है, जिंदा वायबल पॉलन ग्रेन कहां पहुंच जाए, स्टिग्मा तक पहुंच जाए। अब यहां पर आगे ये बताया गया है कौन सा पॉलन ग्रेन कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन द वायबिलिटी, क्वेश्चन पूछा गया है, आगे बताया भी गया है आपसे आंसर। करें जो पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कितना दिन तक जिंदा रहेगा, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर। तो अगला है द पीरियड फॉर द व्हिच पॉलन ग्रेन रिमेन द वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू द सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। पॉलन ग्रेन की जो क्या है लाइफ स्पैन है, जो उसकी वायबिलिटी है, वो किस बात पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। इसे आप अंडरलाइन कर लें, ये फैक्टर हो गया। कितना दिन तक कौन जिंदा रहता है, अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइस एंड बीट का जो पॉलन ग्रेन होता है, चावल गेहूं का जो पॉलन ग्रेन होता है, ये कितने देर तक जिंदा रहता है, लिखा है विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। अपने एंथर से निकलने के 30 मिनट के अंदर अंदर अगर ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तब तक फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर इसके बाद पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वायबिलिटी कितनी हो गई, राइस एंड बीट का जो पॉलन ग्रेन होता है वो जिंदा रहता कितने मिनट तक, इन 30 मिनट। इतना क्लियर। इसके अलावा एंड इन द सम मेंबर ऑफ द रोजेसी, फैमिली का नाम लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट याद करना है, रोजेसी, लेगुमिनोसी एंड द सोलेनेसी। यही जो है आपकी फैमिली सब्जी वाली फैमिली है, जिसे हम कहते हैं क्या है, आलू वाली फैमिली, पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, आलू इसी का मेंबर होता है। रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन द वायबिलिटी फॉर द मंथ। तो राइस और बीट का विद इन 30 मिनट, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी फॉर द मंथ, यानी इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक महीने तक, लगभग कुछ मंथ तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे साल तक भी जिंदा रहते हैं, ज्यादा आगे क्या सही है, सही चल रहे। यू मै हैव हियर ऑफ द, अब यहां पे देखो, आपने सुना होगा स्टोरिंग द सीमेन या स्पर्म बैंक के फॉर्म में ऑफ मैनी स्पीशीज इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कभी आपने नाम सुना होगा स्पर्म बैंक ना, स्पर्म बैंक होता है, सीड बैंक होता है, पैसा वाले बैंक तो आप जानते ही है। तो कह रहे हैं कि जैसे स्पर्म का बैंक या सीमेन का बैंक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के लिए, वैसे ही क्या होता है, पॉलन बैंक भी होता है। क्या होता है, पॉलन बैंक। इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पॉलन ग्रेन, क्या आप पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, हाँ, टू अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज फॉर द ईयर। आप पॉलन ग्रेन को देखो, पॉलन ग्रेन को आप स्टोर कर सकते हो, महीनों तक नहीं, सालों तक कर सकते हो। लेकिन उसका तरीका क्या है, आपको कहां रखना पड़ेगा उसे, लिक्विड नाइट्रोजन, टेम्परेचर -196
डिग्री सेल्सियस, ये 0 नहीं है, ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर आपको पॉलन ग्रेन किसी भी प्लांट का रखना है तो आपको रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, -196 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज एज अ पॉलन बैंक। तो पॉलन ग्रेन जहां रखा जाता है उसका नाम हो जाता है क्या, पॉलन बैंक। जैसे कि आपने सुना होगा इसके बारे में, सीड बैंक के बारे में सुना होगा, और सीड बैंक कहां इस्तेमाल होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। तो आपने 3 बैंक सुन लिया, पहला कौन सा आपने सुना यहाँ पर, स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक, जो इस्तेमाल होता है किसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इस्तेमाल होता है। फिर आपने यहाँ पे सुना पॉलन बैंक, जहां पर क्या रखा जाता है, पॉलन ग्रेन को रखा जाता है। अगला लिखा है आपके पास सीड बैंक, यहाँ पर सीड को रखा जाएगा, और वो सीड कहाँ इस्तेमाल होगा, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। तो कोई भी चीज आप रखोगे, कोई भी चीज अगर आपको रखना है तो रखना किसमें पड़ेगा, आपको लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा आपको, -196 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। इसे कहते क्या है, हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम, माइनस में -196 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। किसी कोई तकलीफ, बस लास्ट है, क्या है, फूल है, किस चीज का, कह रहे हैं फूल है गुलाब का। अभी मैंने इसमें एक पार्ट नहीं बनाया, कौन सा, ठीक है, तो बोलो। अभी जो हमारी स्टडी चल रही थी, किस पे चल रही थी, वो इस पार्ट पे चल रही थी। ये इतना पार्ट बोलो, पूरा पार्ट, अरे बोल दो फटाफट बोल, स्टेमन, ये ठीक है, फिलामेंट, आंसर बात देखें, कितने लोग, कितने लोग, बाई लोब, बाई लोब, चलो ठीक है, बाई लोब है, तो मैं यहाँ बोलूँ कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने, 4, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात करते हैं तो कितनी लेयर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद, पूरा रिवाइज कर ले, एक माइक्रोस्पोरेंजिया पर कितनी कितनी वाल है, 4, नाम बोलो, आउटर सिंग, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर आपके पास यंग एंथर है तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में आपको कुछ सेल्स मिलेंगी, इसका नाम होगा होमोजेनस सेल्स, आपको मिलेगा टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू। कितना क्लियर हो गया। फिर मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे ये एंथर क्या होगा, मैच्योर होगा, अब इसी के अंदर क्या होगा, प्रोसेस चलेगी, इवेंट चलेगा, जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने कहा स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल के पास इतनी क्षमता है, कैपेसिटी है, कि वो डेवलप करके, डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। इसलिए सेल का नाम क्या हो गया, क्या नाम हो गया, पोटेंशियल पॉलन। आगे चल करके ये माइक्रोस्पोर बनाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर आपने कहा कि पॉलन ग्रेन बनाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया पॉलन मदर सेल। यहां तक की जितनी बातें की गई सबकी पोलैरिटी कितनी थी, डिप्लॉयड। बताओ, अब मैंने कहा आपको माइक्रोस्पोर बनाना है, तो बताइए माइक्रोस्पोर बनाने के लिए मियोसिस आप किस सेल में कराओगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कराओगे। मियोसिस जब हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अच्छा बताओ बनेगा कहां पर, एंथर में कहां बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तो बनेगा। अब पूरी बात हमें कहां कर रहा हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तो कर रहा हूं, बोलो यार। तो एक मियोसिस हो गया, तो एक मियोसिस होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बने, जो कि क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, इसे कहते हैं क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्रा। जब कभी एंथर सूख जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, फट जाएगा, तो यही माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा पॉलन ग्रेन को मैं नाम देता हूं मेल गैमेटोफाइट। बताओ पॉलन ग्रेन की पोलैरिटी क्या है, एन, हैप्लॉइड। कितना क्लियर।
फिर मैंने आपसे कहा पॉलन ग्रेन के बारे में अगर थोड़ा स्टडी करते हैं तो पॉलन ग्रेन के पास कितनी वॉल होती है? दो होती है। आउटर का नाम, इनर का नाम। आउटर जो आपकी लेयर है एक्साइन, उसके ऊपर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स बने होते हैं, शेप साइज उसी से डिसाइड होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा एक्साइन जो बना होता है वो बना होता है स्पोरोपॉलन। किसका बना होता है? स्पोरोपॉलन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। इसे प्रूव करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने इसमें टेम्परेचर डाला, एसिड डाला, एल्कली डाला, यहाँ तक कि एंजाइम भी डाल दिया, लेकिन वो टूटा नहीं। नहीं टूटेगा तो कहीं पड़ा रहेगा तो फॉसिल मिलेगा हमें कभी ना कभी। क्लियर है? इसलिए पॉलन ग्रेन हमें फॉसिल के फॉर्म में मिल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो स्पोरोपॉलन होता है वो आराम से टूटता नहीं। इतना क्लियर हो? फिर आते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ, इसका नाम होता है इंटाइन। इंटाइन जो लेयर है किस मटेरियल का बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है, पेक्टिन का बना हुआ है। इतना क्लियर? कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस। बस 5 मिनट हो जाएगा आपका काम। कंटीन्यूअस है ना? मैंने कहा अगर मैच्योर पॉलन ग्रेन है तो बताओ मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल, कौन कौन सी? वेजिटेटिव और जनरेटिव। मैंने कहा आपसे कि जो जनरेटिव सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल, इन दोनों में से कौन सी बड़ी साइज की? वेजिटेटिव। क्या भरा हुआ उसके अंदर? फूड भरा हुआ है। क्लियर है? जनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है, फूड का जो शेप होता है स्पिंडल शेप का होता है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। कितना क्लियर हो गया? फिर मैंने आपसे कहा कि 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं कि उनके जो एंथर होता है वो इसी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे क्या होता है? फट जाता है। और जब पॉलन ग्रेन निकलेगा तो उसके अंदर कितनी सेल होंगी? 2 सेल होंगी, जिसमें से एक जनरेटिव होगी और एक क्या होगी? वेजिटेटिव। इतना क्लियर हो गया? बाकी बचे हुए रिमेनिंग जो है आपके पास एंजियोस्पर्म, उसमें जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है। कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। बना के लेता है 2 मेल गैमीट बना लेता है। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 3, एक वेजिटेटिव, 2 मेल गैमीट। इतना क्लियर? फिर मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया कि बहुत सारे प्लांट की स्पीसीज जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी काज करते हैं, जैसे कि बीमारी हो जाएगी, आपको अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। कुछ नाम बता दो प्लांट का। पार्थेनियम, कैरन ग्लास, जिसकी पॉलन ग्रेन से क्या होता है? एलर्जी होता है। इतना क्लियर हो गया? फिर मैंने कहा पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूट्रिशन भरा होता है, जिसके लिए लोग इसे टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड कहां से आया? वेस्टर्न कंट्री से आया और हमारे देश में चल रहा है। मार्केट में इसमें टैबलेट भी मिलता रहता है, सिरप भी मिलता है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इससे बैन किया गया है एथलीट्स के लिए और किसके लिए? रेस में जो दौड़ जाते हैं। इतना क्लियर? फिर मैंने कहा पॉलन ग्रेन को अल्टीमेटली जाना कहां है? पॉलन ग्रेन देखो यहीं पे था, यहाँ में देखो यही पे पॉलन ग्रेन है ना। अल्टीमेटली इस पॉलन ग्रेन को जाना कहां पर है? स्टिग्मा के पास जाना है। तभी तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और तभी आगे की प्रोसेस चलेगी। इतना क्लियर हो गया? तो बात आती है कितने टाइम में पहुंचे ये? क्या कोई टाइम बाउंडेशन है? हाँ, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्या है? बाउंडेशन है। जैसे मैं आपसे बात करूं राइस और बीट में, तो राइस और बीट के अंदर जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी है, जिंदे जो रहते हैं वो विद इन 30 मिनट के अंदर उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। दूसरी फैमिली रोजेसी, लेगुमिनोसी, सोलेनेसी, इनके अंदर अगर हम देखें तो इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं तो मंथ तक जिंदा रहते हैं। इतना क्लियर हो गया? फिर मैंने कहा अगर आप चाहते हो पॉलन ग्रेन को सालों साल जिंदा रखना तो आपको स्पेशल जगह रखना पड़ेगा, और उस स्पेशल जगह का नाम होता है पॉलन बैंक, जहां पर आपको उसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा, टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पॉलन ग्रेन का आप इस्तेमाल कर लोगे आजकल के तो नेक्स्ट काम हो जाएगा। वैसे जैसे पॉलन ग्रेन है, पॉलन बैंक है, वैसे सीड बैंक होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? जिसमें हम क्रॉप ब्रीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। वैसे स्पर्म बैंक होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ये पूरा प्रोसेस, इस फ्लावर में जो मेन 2 पार्ट थे एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उनमें से एक पार्ट क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। मैंने आपको पढ़ा दिया है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पॉलन ग्रेन 60% में 2 सेल स्टेज पर और 40% पर 3 सेल, जिसमें 3 सेल स्टेज है उसमें पॉल और जनरेटिव सेल डिवाइड क्या बना चुकी है? मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट? 2। और जिसमें 60% में जिसमें 2 सेल स्टेज है अभी मेल गैमीट नहीं बने।
कहाँ बनेंगे वो आगे की बात है, आगे की बात हम आगे करेंगे। कितना क्लियर हो गया? अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे तो आपको यहां से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एकदम आसान है। अगर आप चाहोगे पूरा 2-3 पेज जो मैंने आप पढ़ाया आज और कल मिला करके, आप चाहोगे तो एक पेज पर लिख सकते हो शॉर्ट नोट के अंदर। नहीं तो आप 2 से 3 बार पढ़ लो, आपको याद रहे, कभी नहीं भूलोगे आप। जब भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा, कभी कहीं आप भूलने वाले की कोशिश होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी समझ में कुछ भी पॉइंट नहीं आया है